मैं नहीं जानती थी ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, लेकिन बस इतना पता है कि मैं जब 10 साल की थी उस समय वो 8 साल का था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं अपने चाचा का हाथ थामे उस घर में पहुंची थी जो मेरा ददियाल था। लेकिन मैं पहली बार यहाँ आई थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। बड़े से आंगन में एक तख्त पर बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। कुछ औरतें और बच्चे वहाँ मौजूद थे। 2 मर्द भी थे, लेकिन सभी मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। उनकी गजब नज़रों को देखकर मैं अपने चाचा के बिल्कुल पीछे जाकर छुप गई। मेरा हाथ अभी तक चाचा के हाथ में था, जो कि अब डर के मारे ठंडा पड़ चुका था। मेरे चाचा मुझे अपने साथ लेकर उस तख्त तक पहुंचकर कहने लगे, माँ, ये सुनील की बेटी है। दोनों पति पत्नी हादसे का शिकार होकर जान गंवा बैठे हैं। ये पोती है आपकी, अब ये इस घर में रहेगी। ये सुनना था कि तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत जो रिश्ते में मेरी दादी लगती थी, चिल्लाकर कहने लगी, हरगिज नहीं, इस गंदे नाले की गंदगी को वहीं छोड़ाओ जहाँ से उठाकर लाए हो। मैं इसे कभी अपने घर की इज्जत नहीं बनाऊंगी। मेरे चाचा कहने लगे, ये आपके बेटे की औलाद है। माँ, कुछ भी हो, हम अपने खून को तो यूं बाजार की रंगीनियों में नीलाम नहीं कर सकते। हमारी गैरत पे गवारा नहीं करती। मेरी दादी कहने लगी, इसकी माँ मेरे बेटे को खा गई। अपनी अदाओं से उसने मेरे बेटे को फंसा लिया था, और ये भी अपनी रगों में तवायफ का खून ही रखती है। देख लेना, कल को किसी न किसी से मुंह काला करा कर बैठेगी। हमारी इज्जत की अर्थी निकाल कर रख देगी। मुकेश, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसका गला घोटकर मार डाल, इसको या जिंदा जला दे। ये इस घर में नहीं रहेगी। मेरी दादी का गुस्सा एक पल भी कम होने को तैयार न था। वो यूं मुझ पर चिल्ला रही थी जैसे मेरी ही सब कुछ गलती हो। मैं उस वक्त 10 साल की थी, इसलिए नहीं जानती थी तवाइफ किसे कहते हैं, बाजार की रंगीनियों का नाम किसे दिया जाता है। मेरी माँ की क्या गलती थी, या मेरे बाप ने कौन सी गलती की थी कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद भी सिवाय चाचा के कोई भी उनकी मौत पर आंसू बहाने नहीं आया था। मैं शहर में रहती थी। मैंने अपनी माँ को कभी भी बेहुदा कपड़े पहने नहीं देखा था, बल्कि मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी औरत थी। मेरी माँ ने मेरी परवरिश भी ऐसे ही की थी। स्कूल भी जाती थी। मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही थी जैसे कि शरीफ घरानों में बच्चों की गुजरती है। हाँ, लेकिन मैंने ना तो कभी अपना ननिहाल देखा था, ना ही ददियाल। मेरे लिए सब कुछ मेरे माँ बाप ही थे, जो एक हादसे का शिकार होकर मौके पर ही अपना दम तोड़ चुके थे। मैं तो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी जब मुझे मालूम हुआ था कि मेरे माँ बाप दोनों ही एक कार हादसे में मर चुके हैं। तो मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मैंने अपने चाचा को अपने पास देखा था, या फिर आस पड़ोस की कुछ औरतें थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सदमा बर्दाश्त किया था। चाचा ने ही मेरे सर पर हाथ रखा था। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे अपने साथ लेकर गांव आ गए। मेरे दादा इस गांव के सरपंच थे। लोगों में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके मरने के बाद इस गांव ने दादी को उतनी ही इज्जत की नज़र से देखा जाता था। गांव का कोई भी फैसला होता तो मेरी दादी ही क्या करती थी। लेकिन मेरे पापा को एक तवाइफ से मोहब्बत हो गई। वो मुजफ्फरनगर काम के सिलसिले में जाते थे, तो वहीं उनके दोस्त उन्हें बाजार की रंगीनियों में लेकर गए, और वहीं उन्हें मेरी माँ से मोहब्बत हो गई, और उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली, और उन्हें एक इज्जत की ज़िंदगी देनी चाहिए। लेकिन जब वो गाँव लेकर गए तो एक तूफ़ान था जो आ चुका था। मेरी माँ को तो किसी ने भी ससुराल में अपनाया ही नहीं था, बल्कि उनके साथ साथ मेरे पापा को भी जायदाद से बेदखल कर चुके, धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरे पापा शहर आ गए, वहीं पर नौकरी करने लगे। मेरे यही चाचा कभी कभी मेरे पापा से मिलने आते थे, इसलिए मुझे इनकी पहचान थी। मैं यहाँ आ तो गई थी, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी अपना नहीं था। सबके चेहरे पर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा था। मैं डरी सहमी चाचा के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मेरी दादी की कहर भरी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैं बेहद डरी हुई थी। उस बड़े से आंगन में मेरे एक ताया, एक चाचा और उनकी पत्नियां और बच्चे खड़े थे। मैंने डरी सहमी नज़रों से एक एक को देखा था। वो 8 साल का बच्चा छुप के कोने में खड़ा और मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मुकेश चाचा दादी को कह रहे थे कि अनु को घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन इसे घर से मत निकालो। ये घर के सारे काम काज कर लिया करेगी, लेकिन इसे एक पनाह की ज़रूरत है। मुकेश चाचा की मिन्नतें करने पर मेरी दादी ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी थी। कहने लगी, ये जो आंगन में पुराना कमरा है ना, जिसमें कबाड़ भरा पड़ा है, इस लड़की को बोलो कि वहीं कोने में अपना बिस्तर लगा ले, और हमारी इजाज़त के बगैर ये कुछ भी नहीं करेगी। चाचा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सामने बने एक स्टोर रूम के पास ले गए, जिसका लकड़ी का दरवाज़ा था। उसकी कुंडी खोलकर जब दरवाज़ा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। चाचा ने एक छोटा सा बल्ब जला दिया। कमरे की
थोड़ी बहुत सफाई की और बाएं कोने में मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं आज तक कभी अकेली नहीं सोई थी। मुझे अकेलेपन से डर लगता था। मेरी माँ ही मेरे साथ सोती थी। हाँ, मेरे सोने के बाद वो दूसरे कमरे में चली जाती थी, लेकिन अगर बीच में मेरी आँख खुल जाती तो मैं रोने और चिल्लाने लगती। मुझे अंधेरे और अकेलेपन से बहुत डर लगता था, लेकिन यहाँ कोई भी न था, इसलिए मैं खामोशी से कोने में बैठ गई। तो चाचा कहने लगे, कुछ खाओगी? भूख तो मुझे लगी थी, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे चाचा मुझे वहीं कमरे में बिठाकर बाहर चले गए, लेकिन जब वापस आए तो सूखी रोटियां और उस पर एक अचार का टुकड़ा रखा हुआ था। कहने लगे, ये खा लो, अभी माँ गुस्से में है इसलिए तुम्हें इसी पर गुजर बसर करनी पड़ेगी, लेकिन देखो जैसे ही माँ का गुस्सा कम होगा तो तुम्हारा समय भी बदल जाएगा। वो सब देखकर अपने माँ बाप की याद मुझे फिर से आई थी। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझे बासी रोटी नहीं खिलाई थी। मेरी माँ मुझे हमेशा ताज़ा रोटी देती थी, लेकिन माँ बाप के साथ साथ मेरी सारी खुशियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने दरवाजे के बाहर देखा तो वही 8 साल का बच्चा दरवाजे की ओर से मुझे रोते हुए देख रहा था। मुकेश चाचा ने उसे देखा तो वे उन्हें ही बाबा कह रहा था। मुझे लगा शायद उनका बेटा था। चाचा उसे कमरे से बाहर ले गए। समय यूं ही गुजरने लगा। मुझे ना तो मेरी चाचियाँ अच्छा समझती थी और ना ही उनकी औलादें। बस सिवाय एक के, शुरू के कुछ महीने तो वो बस मुझे गौर से देखता रहता था। ना तो उसने आज तक मुझसे बात की थी और ना ही कोई अपना काम कहा था। वो मेरे सबसे छोटे चाचा मुकेश का इकलौता बेटा था। वो उनका सगा बेटा नहीं था, उन्होंने उसे गोद लिया था। शादी के 5 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी, तो उन्होंने डॉक्टरों से चेकअप करवाया, जिसमें पता चला कि मेरी चाची कभी माँ नहीं बन सकती। और चाची की बहन ने उन्हें अपना बेटा गोद दे दिया ताकि चाची का घर न टूटे, चाचा कहीं दूसरी शादी न करे। उसका नाम रघु था। वो सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी था। लेकिन एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मेरे हाथ से शीशे का गिलास टूट गया, जिस पर एक जोरदार थप्पड़ दादी ने मेरे मुंह पर दे मारा था। कहने लगी, अंधी हो गई है क्या? इतनी कीमती गिलास को तूने तोड़ दिया। आज मैं तुझे भूखा रखूंगी। एक दिन तू भूखी रहेगी तो अगले दिन काम भी ठीक से करेगी। मेरा कान बुरी तरह से मरोड़ कर मेरी दादी मुझे किचन से बाहर ले आई और मुझे कमरे में धकेल कर फेंक दिया। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर गई और रोने लगी। वहाँ कोई ऐसा न था जो मेरे आंसू पोंछता। मुकेश चाचा ने भी दोबारा पलटकर नहीं पूछा था। भूख के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि अभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। रघु दरवाजे पर खड़ा था और उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्यों रो रही है? उसकी आवाज़ सुनकर मैंने चेहरा उठाकर देखा। मैंने कहा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, ये किस्मत क्या होती है? मैंने कहा, तुम छोटे हो, अभी नहीं समझोगे। कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं हूँ। मुझे दुख होता है जब दादी और घर के सब लोग आपको बुरा भला कहते हैं। कुछ देर तो मैं उस बच्चे को गौर से देखती रही कि जब बाकी घर वालों को मुझ पर दया नहीं आती तो इसे दुख क्यों होता है। अभी मैं यही सोच रही थी जब उसने अपने हाथों से मेरे आंसुओं को साफ किए। मैंने जब उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उस वक्त वही इंसान था जो मुझे अपना लगा था। शायद वो बच्चा था और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। उसे कोई मतलब नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरी माँ को किस नाम से बुलाया जाता है। मैंने एकदम ही उसे अपने साथ लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे माँ बाप न जाने क्यों मुझे दुनिया में अकेला छोड़ गए हैं। जितनी भी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो ही जाती है और फिर दादी के हाथों मुझे मार खानी पड़ती है। मैं उस छोटे से बच्चे से ना जाने क्यों अपने दिल की हर बात कह रही थी और रो रही थी। शायद रघु से ही मुझे हमदर्दी के 2 बोल सुनने को मिले थे। उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और फिर तो ये सिलसिला जैसे जारी हो गया। रघु हमेशा मेरे पास उस समय आता जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते। अब धीरे धीरे मुझे रघु की आदत होने लगी थी। मैं दिन भर की कड़वाहट जब तक रात को रघु से ना कह देती मुझे सुकून नहीं मिलता था, और वो भी किसी अच्छी दोस्त की तरह से मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता था। मेरे बहते आंसुओं को न जाने कितनी बार उसने अपने छोटे छोटे हाथों से साफ किया था। समय यूं ही गुजरने लगा था। मुझे ना तो किसी ने स्कूल में एडमिशन दिलाया था और ना ही पढ़ाया, लेकिन रघु जब भी स्कूल से आता तो मुझे पढ़ाने लगता। अपना बैग खोलकर मेरे पास बैठ जाता और वो मुझे सब कुछ सिखा देता। पढ़ाई में मेरा दिमाग पहले से ही तेज़ था। जब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उस समय में 4th क्लास में थी।
अब रघु जो भी मुझे पढ़ाता फ़ौरन मेरे दिमाग में बैठ जाता था। 2 साल बीत गए थे। मैं 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन दादी का दिल मेरी तरफ से ज़रा भी नरम नहीं पड़ा था। अब भी मुझे सूखी रोटी के साथ कभी अचार, कभी प्याज और कभी हरी मिर्ची मिलती थी। लेकिन रघु अपनी प्लेट में ज़्यादा खाना ले लेता और फिर अपना बचा हुआ खाना किचन में ढक कर रख देता। जब रात को सब सो जाते तो वो मुझे लाकर दे देता। कभी स्कूल के पैसों को बचाकर मेरे लिए खाने की चीज़ें ले आता। समय यूं ही गुजरने लगा था। मैं 17 साल की हो चुकी थी और रघु 15 साल का था। उन्हीं दिनों मेरे बड़े ताऊ जी का बेटा, जो कोई सालों से विदेश में पढ़ाई करने गया था, वो वापस आ गया। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत औरत थी, इसलिए मैंने भी उन्हीं का हुस्न चुराया था। मेरी गोरी सफ़ेद रंगत, भूरी आंखें, ब्राउन बाल जो कमर तक झूलते थे। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मेरे ताऊ की बेटी के लिए आने वाले रिश्ते मुझे पसंद करके जाते तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ भरा गुजरता था, क्योंकि मुझे अपनी ताई जी से बहुत ज़्यादा मार खाने को मिलती थी। वो कहती, तेरी वजह से मेरी बच्ची घर बैठी रह जाएगी। दादी गुस्से से कहने लगी, तवायफ है तो अपनी अदाएँ तो दिखाएगी ही, लेकिन मैं इसकी कहीं भी शादी नहीं करूँगी। इसे मैं सारी ज़िंदगी अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी। दादी की नफरत अब भी अपनी जगह पर रुकी हुई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब बाहर शोर सा उठा था। मैं जानती थी मेरे ताया का बेटा बाहर देश से वापस आया है, लेकिन मैं वहां नहीं गई क्योंकि मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उस दिन मेरी ताई जी ने मुझे बहुत मारा था। होठ के पास से हल्का हल्का खून बह रहा था। ताई जी से मार खाने के बाद भी मैं किचन में सारा काम कर रही थी कि जब तेजी से रघु किचन में आया, मुझसे कहने लगा, सचिन भाई आए हैं, आप नहीं मिलेंगी। मैंने अचानक ही उससे अपना चेहरा छुपाने के लिए दुपट्टा अपने चेहरे पर डाल लिया। उसकी तरफ से मेरी पीठ थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस खाना बनाकर सो जाऊंगी। आज बहुत नींद आ रही है। न जाने रघु कैसा था, मेरी बात करने के अंदाज से ही समझ जाता था कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। वो फ़ौरन से मेरे पास आ गया। उसे अपने पास देखकर मैंने फटाफट से उसकी तरफ से पीठ कर ली कि कहीं वो मेरे चेहरे के ज़ख्मों को देख न ले। लेकिन मैं कहाँ, उससे कुछ भी छुपाने की आदी थी। उसने मेरे दोनों बाजुओं से मुझे पकड़ा और अपने सामने किया और मेरे चेहरे से दुपट्टा पीछे किया। मेरे ज़ख्मी चेहरे को देखकर उसकी आंखें लाल हुई। कहने लगा, ताई जी ने मारा है ना आपको? मुझे कहाँ से कुछ भी बताने की ज़रूरत पड़ती थी। वो तो मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल पढ़ लेता था, जान जाता था कि मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है। मैंने अपने आंसू साफ किए। मैंने कहा, शायद मैं ही बदनसीब हूँ, काश कि मैं कोई काली कलूटी होती, मेरा चेहरा बदसूरत होता, ताकि सुमन का आने वाला रिश्ता उसे ही पसंद करता, मुझे नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि इग्नोर करे इन सबको, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी परवाह करने की। जब तक आप जुल्म सहती रहेंगी, ये लोग जुल्म करते रहेंगे। ना खुद उनके सामने बोलती है और ना मुझे बोलने देती है। जब से वो कॉलेज में आया था और जब से उसने मुझसे ऊंचा कद निकाल लिया था, मुझे यही कहता था कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैं उसका हाथ तोड़कर रख दूंगा। लेकिन मैं उसे मना कर देती, अपनी कसम देने लगती, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसने मेरे लिए आवाज़ उठाई तो मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया जाएगा। मेरी कस्मों के आगे वो बेबस हो जाता। फिर कहने लगता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं उसकी बातें सुनकर हंसकर टाल जाती थी। खाना बनाकर जब मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा तो पहली बार सचिन ने मुझे देखा था। मैंने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था क्योंकि ज़ख्मी चेहरा मैं किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी तेज़ नज़रों से मैं नर्वस होने लगी थी। इसलिए खाना लगाने के फ़ौरन बाद ही मैं वहाँ से जाने लगी। तो उसने दादी से कहा कि दादी, ये लड़की कौन है? दादी के चेहरे पर एक ज़ोरदार गुस्सा आया। कहने लगी, नौकरानी है हमारी, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चुपचाप अपना खाना खाओ। लेकिन शायद वो जान चुका था कि मैं कौन हूँ। सचिन एक खूबसूरत नौजवान लड़का था, लेकिन मैं उसके सामने जाने से कतराती थी और उसकी वजह थी उसकी तेज़ नज़रें, जो मुझे अपने शरीर पर किसी आरे की तरह महसूस होती थी। कहने को तो वो मेरे ताया का लड़का था, लेकिन शायद उसे रिश्तों की मर्यादा का कोई एहसास ही नहीं था। वो मुझे ऐसी गंदी नज़रों से देखता कि मैं अंदर तक कांप जाती थी। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा हो। वो मुझे देख रहा था। पहले तो मुझे अपना वहम लगा। सर्दियों की रातें थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में बंद थे और जल्दी ही चले जाते थे। किचन आंगन में था और आंगन बहुत बड़ा था। इतने बड़े खुले आंगन में सिर्फ एक किचन और एक स्टोर रूम ही था जहां मैं रहती थी। मैंने पलट कर देखा तो किचन के दरवाजे पर सचिन हाथ बांधे खड़ा था
और मुझे ही देख रहा था। शायद उसकी नज़रों की वजह से ही मैं उलझी थी। उसे यूं किचन के दरवाजे पर देखकर मैं परेशान हुई, इसलिए जल्दी जल्दी सिंक में रखे बर्तनों को धोया और किचन से बाहर जाने लगी। लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था। वो दरवाजे से पीछे जाता तभी मैं बाहर जा सकती थी। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। सामने से हटे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने आज से पहले तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। हालांकि मैं अमेरिका से आया हूँ, लेकिन वहाँ की गोरी लड़कियों में भी ऐसी खूबसूरती और मासूमियत नहीं है जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर है। कसम से तुम्हें देखकर नजरें हटाना भूल जाता हूँ। ये कहते हुए सचिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं यूं थी कि जैसे कांटों तो खून नहीं। आज तक मैंने कभी किसी से अपनी ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। मैंने सचिन से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े, ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हें देखकर तो मेरे अंदर के जज्बात काबू में ही नहीं रहते। और फिर जब से ये पता चला है कि तुम छोटे चाचा की बेटी हो और तवायफ का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस हुस्न से अपना दिल बहला लूं। और ये सुनकर तो मेरा रंग एकदम से उड़ गया था। वो मेरे बहुत करीब आ गया, अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर कहने लगा, डॉलर में पैसे दूंगा, इतनी तो तुम्हारी माँ को भी एक रात की कीमत नहीं मिलती होगी। शब्द थे या जिल्लत का जोरदार तमाशा था। मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैंने दूसरे हाथ से खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं चिल्लाकर कहने लगी, मुझसे आगे से कभी इस तरह से बात मत करना। मेरा इतना कहना था कि उसने मेरे बाजू को दबोच कर पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई, कोई मुझे बचाओ, लेकिन सचिन मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरी आवाज़ सुनकर सबसे पहले रघु वहां पहुंचा था। सचिन के हाथ में मेरा हाथ देकर उसने सचिन का गिरबान पकड़ लिया। फौरन से मेरा हाथ छुड़ाया। मैं रोते हुए रघु के पीछे छुप गई थी। मैं वैसे ही डरपोक लड़की थी, सहारा ढूंढने वाली एक डरपोक सी लड़की। रघु की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उसने बुरी तरह सचिन का गिरबान झिझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनु का हाथ पकड़ने की? रघु की तेज आवाज पर दादी, चाचा, चाची सब उठकर कमरों से बाहर आ गए थे। मैं रघु के पीछे लगी रोए जा रही थी। सचिन ने सबको देखकर रघु से अपना गिरेबान छुड़ाया और कहने लगा, क्या बदतमीजी है रघु, इस छोटी लड़की के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं तो बाहर से अपना चार्जर लेना आया था और ये मुझसे कहने लगी, जरा किचन में मेरी बात सुन ले। मुझे लगा उसे कोई काम होगा, इसलिए मैं किचन में आ गया और यहाँ ये मेरे सीने से लग गई और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैं तो इससे अपने आप को छुड़ा रहा था कि तभी इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज की रात तुम मेरे कमरे में नहीं आए तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। सचिन ने सबके सामने मुझे ही झूठा और बदकिरदार साबित कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से ना मैं सर हिलाने लगी। मैंने कहा कि ये झूठ है, लेकिन दादी और चाचा, ताया सभी मुझे बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि आज तो मुकेश चाचा ने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। लेकिन रघु कहने लगा, मैं नहीं जानता कि अनु ने ये बात कही है। मैं अनु को अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन रघु अभी इतना बड़ा न था कि उसकी बात को अहमियत दी जाती। दादी मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो रघु ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सबके सब हैरत में डूब गए थे। रघु कहने लगा, खबरदार जो आज के बाद किसी ने अनु को हाथ भी लगाया। ये सुनना था कि चाचा रघु के सामने आ गए। कहने लगे, तुम कौन होते हो, झूठी और तवायफ की बेटी के सामने दीवार बनने वाले? वो कहने लगा, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को सिर्फ यही नजर आता है कि अनु की माँ तवायफ थी। क्या ये नजर नहीं आता ये आपके खानदान का खून है, आपके बेटे की औलाद है। इसके पापा आपके ही बेटे थे, इसका मतलब वो आपके खानदान के खून थे और अनु भी आपके खानदान का खून है। इतना सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ मुकेश चाचा ने रघु के मुंह पर मारा। कहने लगे, बहुत ज़बान चलानी आ गई है तुम्हें। अगर तुम मेरी अपनी सगी औलाद होते तो अभी के अभी तुम्हारी ज़ुबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे देता। लेकिन तुम मेरे पास किसी की अमानत हो, इसलिए मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आगे से इस मामले में बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगा, फिर रातों को सड़कों पर फिरना। एक ही दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन रघु सबके सामने डट कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे ख़ानदान में रहने का जहाँ पर अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ ना किया जाता हो। अगर आप अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो मेरे साथ भला क्या करेंगे? अनु बेसहारा नहीं है, इस घर पर उसका भी हक है, उसका भी हिस्सा है। गुलाम नहीं है, वो मालकिन है और मैं अनु को उसका हक दिलवा कर रहूँगा। ये सुनना था कि सब के सब हक्का बक्का रघु की तरफ देखने लगे। सबके सामने रघु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टोर रूम में ले गया। मैं रो रही थी। मैंने कहा, रघु तुमने ये सब क्यों किया?
मुझे आदत पड़ चुकी है ये सब सुनने की और सहने की, और अब सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो कहने लगा, यही तो गलत है, अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ, वरना आज के बाद मुझे मत रोकना, और मैं रुकूंगा भी नहीं, तुम्हारी कसम पर भी नहीं। पहली बार उसने आपसे मुझे तुम कहा था, लेकिन उसके बाद मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि सबका बर्ताव मेरे साथ बदल गया था। मुझे अब कोई भी नहीं कुछ कहता था। लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद ही चाचा ने रघु को कहा कि वो दूसरे देश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, जैसे कि सचिन ने की है। सचिन भी अब मुझे देखकर रुख बदल जाता था। मैं अपने कामों में बिजी रहती थी। रघु दूसरे देश जाने के लिए तैयार न था। मैंने कहा, रघु, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हें जाना चाहिए। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ अनु। पहली बार उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैंने उसे टोका। मैंने कहा, ये क्या तुम मुझे तुमसे कहने लगे हो, और आज मेरा नाम भी ले रहे हो। जिसे पहले आप कहते थे वैसे ही कहा करो, बड़ी हूँ मैं तुमसे। मेरी बात पर कुछ पल को वो मुझे बिना आंखें झपकाए देखने लगा, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, ज़रा मेरे साथ तो खड़ी होकर देखे, पूरे 5 इंच मेरा कद आपसे ऊंचा है। फिर कहने लगा, मुझे लगता है मुझे कुछ सालों के लिए ये दूरी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। उसकी बात को मैं समझी नहीं थी कि उसके बाहर देश जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करने और नौकरी करने से मेरा फ्यूचर कैसे सुधर सकता था। मैं तो शायद बहुत ही करम चली थी कि किस्मत में सिर्फ दुख और गम लिखवा कर आई थी। अगले दिन रघु मुझे वकील के पास ले गया। रघु ने कुछ पेपर वकील से लेकर मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, इन पर साइन कर दो। मैंने कहा, ये क्या है? वो कहने लगा, ये मैरिज पेपर हैं, इन पर साइन कर दो अनु, क्योंकि तुम तो उन्हें अपना हक माफ़ कर दोगी, लेकिन तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारी शादी हो जाए। रघु की बात सुनकर मैं चौंक उठी थी। मैंने कहा, रघु, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे छोटे हो, मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, और मैं जानती हूँ इस रिश्ते से कयामत ही आ जाएगी। चाचा चाची तो कभी भी नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। रघु कहने लगा, भले ही मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैं अपना जीवन साथी अपने मन से चुन सकता हूँ। रघु कहने लगा, और फिर ये शादी बस कागजी ही है। जब मैं बाहर के देश से वापस आऊँगा तो तुम्हारे पापा की सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवाकर फैसला तुम पर छोड़ दूंगा। शायद वो मेरी मदद करने के लिए ये कह रहा था। मैंने साइन कर दिए। हमने ये कोर्ट मैरिज खुफिया ही रखी थी। अमेरिका जाने से पहले रघु मुझसे कहने लगा, मेरा इंतज़ार करना अनु। इस बार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो जब अमेरिका गया था उस समय 18 साल का था। वो 4 साल के लिए अमेरिका चला गया, और फिर वो मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। एक दिन मैं सो रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात का समय था। मैं सोच रही थी कि इस समय कौन हो सकता है। सब लोग घर के अंदरूनी हिस्से में सोते थे। आंगन में तो ये किचन था या फिर मेरा स्टोर रूम था। यहाँ तो कोई भी नहीं आता था। इन दिनों दादी भी बीमार रहने लगी थी। मेरे दिल में ये डर हुआ कि कहीं दादी को कुछ ना हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने सचिन को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसकी आंखें न जाने क्यों लाल हो रही थी। फ़ौरन से वो मेरे कमरे में दाखिल हो गया, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरा ये कहना था, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, उस दिन तुम बच गई थी, रघु ने तुम्हें बचा लिया था। लेकिन देख लो कैसे मैंने चाचा के तुम्हारे खिलाफ करके रघु को कुछ ही दिन के अंदर यहाँ से रफी चक्कर कर दिया है। तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे पागल करके रख दिया है, और मैं जब तक अपने दिल की आग को शांत नहीं कर लेता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें छोड़ दूँ। अब तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें कर रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम ये कैसे कर सकते हो? वो कहने लगा, तुम मेरी बहन नहीं हो, और ना ही तुम मेरे चाचा का खून हो। पता नहीं किसका गंदा खून हो, जिसे तुम्हारी माँ ने मेरे चाचा का नाम दिया होगा। तुम्हारी माँ तवायफ थी, और तुम भी उसी तवायफ की बेटी हो, और किसी का गंदा खून हो। तुम मेरी कोई भी नहीं लगती हो। मैं रो रही थी, उससे अपना बचाव कर रही थी, लेकिन मेरी वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था। वो रात मेरी किस्मत में काली स्याही पोत गई थी और मुझे दागदार कर गई थी। सचिन ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। वो तो अपना काम करके कमरे से जा चुका था, और मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। जी चाहा कि मर जाऊँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। किसी ने भी मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत नहीं समझा था, बस एक तवायफ की बेटी समझा था। आज मुझे अपना आपा तवायफ से कम नहीं लग रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो कोई भी
मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिसे मुझ पर भरोसा था वो तो 7 समंदर पार जा चुका था। मैं जानती थी अगर मैं और इस घर में रही तो सचिन मुझे हर रात बर्बाद करेगा। ये घर मेरे लिए अब मेरी सुरक्षा की वजह नहीं थी। इसलिए मैंने खुद पर एक बड़ी सी चादर लपेटी और उसी रात घर के अंधेरे में घर से बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल क्या है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि तवाइफ की बेटी चाहे किसी भी शरीफ बाप की बेटी क्यों ना बन जाए, लेकिन पहचानी हमेशा तवाइफ जाती है। इसलिए मैंने सोचा मुझे भी किसी कोठे की रौनक बन जाना चाहिए। शरीफों की ज़िंदगी शायद हमारे लिए नहीं होती। मैं यही सोच रही थी कि सुनसान सड़क पर तेज़ कदम उठाती जा रही थी। रात के जिस पहर में घर से निकली थी, गलियां एकदम सुनसान थी, सड़कें वीरान थी। मैं नहीं जानती थी कब और कैसे मैं एक गाड़ी से टकरा गई थी। गाड़ी से टकराकर मैं बहुत ज़ोर से सड़क पर गिरी थी और होशो हवास खो बैठी थी। जब होश आया तो हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरे सामने 50-55 साल के लगभग की औरत खड़ी थी। मुझे मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उसे क्या बताती? अगर मैं उसे सच बता देती तो शायद वो मुझे दोबारा उन्हीं लोगों के पास छोड़ देती जो मेरे रक्षक कम और मेरी बर्बादी का कारण ज़्यादा बने थे। मेरे सर पर गहरी चोट भी आई थी, इसलिए मैंने बहाना कर दिया कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। ये सुनकर वह औरत कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने कहा मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाऊँगी। लेकिन वह औरत मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। वो काफ़ी अमीर औरत थी। उसकी सारी औलादें बाहर के देश में सेटल थी। अपनी माँ से मिलने वो कभी कभी आते थे। उस औरत की मर्दाना जीन्स बनाने की फैक्ट्री थी। मैं भी वही काम करने लगी। बहुत सी बेसहारा औरतें फैक्ट्री में सिलाई करती थी। मेरा काम वहाँ सुपरवाइज़र का था। उन बेसहारा औरतों के लिए उस बूढ़ी औरत ने एक घर लेकर दिया था, जिसमें खूब सारे कमरे बने हुए थे। मैं भी वहीं एक कमरे में रहने लगी। मैंने प्राइवेट हाई स्कूल किया था, जो कि रघु ने ही मुझे कराया था। फिर मैंने बीए भी प्राइवेट कर लिया। उस औरत के ऑफिस का काम भी मैंने संभाल लिया था। वो औरत अब बीमार रहने लगी थी। वो मुझ पर भरोसा भी करती थी। धीरे धीरे मैं ऑफिस के बहुत सारे काम समझ गई थी। मेरी उम्र अभी 25 साल हो चुकी थी। इस बीच मेरे कई रिश्ते भी आए, लेकिन मैं रघु के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी, इसलिए मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। कभी कभी सोचती कि वो क्यों मुझे इस बंधन में डालकर चला गया। एक बार बहुत बड़ा ऑर्डर एक पार्टी ने मुझे देना चाहा। करोड़ों का ऑर्डर था। मैंने फ़ौरन से हाँ कर ली, लेकिन जब मैंने उसके ऑनर से मीटिंग की, न जाने क्यों वो मेरी ओर देखे जा रहा था। मैंने उसे अपनी फैक्ट्री के बारे में और अपने काम के बारे में बता दिया। मैं उससे कह रही थी कि आपको कभी भी हमारे साथ काम करने में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जिससे वो मेरी बातों से ज़्यादा मेरे चेहरे को देखने में दिलचस्पी रखता है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, उसने फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करके मेरे हवाले कर दिया। उसके बाद जब मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली तो उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैली हुई थी। वो मुझसे कहने लगा, आपका नाम अनु है? हालांकि मेरे साइन से कोई भी ये पहचान नहीं सकता था कि मेरा नाम क्या है, और मैं यहाँ अपनी मालकिन के रखे फर्जी नाम से ही जानी पहचानी जाती थी। किसी को भी मेरा असली नाम मालूम नहीं था। उस अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। पता नहीं क्यों वो मुझे देखा भाला लगता था। चेहरे पर हल्की सी शेव थी, खूबसूरत नौजवान था। फिर मैंने उसका ऑर्डर तैयार करवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार वो मेरे घर पर मुझसे मिलने आ गया। चौकीदार ने बताया, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने जब इंटरकॉम के कैमरे से उसका चेहरा देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। मैं हॉल में बैठी चाय पी रही थी। बाकी औरतें अपने अपने कमरों में थी। वो लड़का वहीं हॉल में आ गया, और हैरत तो मुझे उस समय हुई जब वो बड़े आराम से मेरे बराबर में बैठ गया। मेरी आंखों में देखने लगा और कहने लगा, अनु, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना, मेरा इंतज़ार करना, कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़का रघु होगा। उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल गया था। पहले तो बड़ा मोटू सा हुआ करता था। घर में सब लोग उसे मोटू मोटू कहकर ही चिढ़ाया करते थे। हाँ, ध्यान देने पर मुझे महसूस हुआ कि आवाज़ तो रघु की ही थी। 7 सालों ने तो उसे बिल्कुल ही बदल के रख दिया था। मैं 25 साल की थी और वो 23 साल का। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका था। रघु कहने लगा, अनु, कुछ पूछा है मैंने? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं तवायफ की बेटी थी, इसीलिए किसी इज्जतदार घराने में रहने के काबिल न थी। वो कहने लगा, मेरे साथ चलो अनु,
मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। वो कहने लगा, ये घर किसका है? मैंने उस औरत के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उससे पूछा, तुमने शादी कर ली? तो वो कहने लगा, बहुत पहले ही कर चुका था। उसकी बात ने न जाने क्यों मुझे बेचैन किया था। अगर वो घर बसा चुका था तो मुझे क्यों शादी के रिश्ते में बांधे हुए था। जी तो चाहा कि उसे कह दूँ मुझे भी आज़ाद कर दो, लेकिन जाने क्यों मैं कह ना पाई। वो कहने लगा, दादी की मौत हो चुकी है अनु, और जानती हो सचिन को कैंसर हो गया है। ये सुनकर मैंने उसे देखा था। मुझे देखकर वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या किया था उसने, उसे उसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। आज भी मैं अपना आपा खो बैठी थी और उसके सीने से लगकर रोने लगी, और आज भी वो मेरे आंसू अपने हाथों से साफ कर रहा था, जिससे कभी बचपन में अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया करता था। मैंने कहा, सचिन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी, इसलिए मैं घर से भाग गई, क्योंकि मैं जानती थी मेरी बात पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही भरोसा करते थे। मुझ पर सबने इल्ज़ाम ही लगाना था, मुझे तवाइफ की बेटी ही समझना था। काफ़ी देर रोने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि अब वो कोई 8 साल का छोटा बच्चा नहीं था, एक नौजवान मर्द था। मैं फ़ौरन से उससे पीछे हट गई। अपनी इस हरकत पर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। रघु कहने लगा, गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। तो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए जाना पड़ा, ताकि तुम्हारे लिए घर बना सकूं, बहुत सा पैसा कमा सकूं, और आज मैं सब कुछ बन चुका हूं। तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, वो मुझे नहीं अपनाएगी। मैं यहाँ खुश हूँ रघु, तुम जाकर अपनी ज़िंदगी जियो। वो कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरा घर मेरी पत्नी के बगैर वीरान है। मैंने कहा, कहाँ गई तुम्हारी पत्नी? वो कहने लगा, मेरे साथ बैठी है, लेकिन मेरे घर जाने को तैयार नहीं है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। वो कहने लगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अनु, बचपन से ही तुम मेरे दिल में बसी हुई हो, इसलिए शादी के बंधन में बांधकर मैं दूसरे देश गया था, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। लेकिन मेरी बदकिस्मती, जब वापस आया तो पता चला तुम भाग गई हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। सचिन को जब कैंसर हुआ तो उसने मुझे सच्चाई बताई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम क्यों घर से भाग गई थी। मैंने रो रो कर ऊपर वाले से तुम्हें मांगा है अनु, शुक्र है उसने मेरी सुन ली। रघु की आंखों में भी आंसू थे। कहने लगा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे बगैर अब जिंदगी में गुजारना नहीं चाहता। मेरा हाथ थामे वो मुझसे कह रहा था। मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि लंबी थकान भरे सफ़र के बाद मैं भी थक चुकी थी, पूरे हक के साथ अब रघु के सीने से लगी थी। मैंने कहा, रघु, मैं भी थक चुकी हूँ, अब अकेले सफ़र तय नहीं होता, मुझे भी एक सच्चे साथी की ज़रूरत है, मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। रघु ने इस बार मुझे कस के अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आया, जो मेरा असल घर था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।